हेलो एस्पेरेंट्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हम एससीओ का ना एक परिवेश समझते हैं पहले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो फॉर्म होती है, सो उससे पहले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखते हैं। देखिए, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ ना 1991 में, उसके बाद 14 या लगभग 15 कंट्रीज जो बनी उस टाइम। सो वहां की जो मेन कंट्रीज जो फॉर्म हुई ना, वहां पे थोड़ा सा ये एक आप कह सकते हैं संदेह था कि जो एक्सट्रीमिज्म है ना, वो ज्यादा बढ़े ना। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, टेरिटोरियल एक्सट्रीमिज्म है, वो ना बढ़े। तो उसको कंटेन करने के लिए 5 कंट्रीज फॉर्म हुई थी, जिसको बोलते हैं शंघाई 5। वो कौन कौन सी थी? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। ये 1996 के अंदर हुआ। फिर उसके बाद जो उस टाइम का जो मेन एम था वो यही था कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म है या टेरिटोरियल एक्सट्रीमिज्म है, उसको कंटेन करना है इन कंट्रीज का। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बनाया, फॉर्मली फॉर्म हुआ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 के अंदर। और उस टाइम उसने एडमिट किया नए मेंबर को, उज्बेकिस्तान को। फिर आप देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 2017 के अंदर। हालांकि इंडिया 2005 से ऑब्जर्वर स्टेटस था एससीओ का। अब देखिए, जो मेंबर ऐड हुए उनका एक टाइमलाइन समझ लेते हैं हम। 5 मेंबर्स जो कि फाउंडिंग फादर्स हैं, जो थे शंघाई 5 के फाउंडिंग फादर्स, वो कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसके बाद 2001 के अंदर जब एससीओ फॉर्मली फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है। फिर 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। 2021 के अंदर अनाउंस हो जाता है कि ईरान फुल मेंबरशिप लेगा एससीओ का। और 2023 के अंदर इंडिया वेलकम करता है अपने समिट के, वर्चुअल समिट जो इंडिया के अंदर होता है एससीओ का, उसके अंदर फुल मेंबरशिप ईरान की ऑफिशियल हो जाती है। फिर 2024 लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है बेलारूस ने, 10th मेंबर, जो बेलारूस है, यूरोप के अंदर ये कंट्री है। रशिया यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती है, ईस्ट साइड में है यूरोप के। मैं आपको मैप पे भी शो करूंगा। अब देखिए आप एससीओ का इंपॉर्टेंस देखिए कि ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। 60% ऑफ यूरेशियन लैंड मास, यूरेशिया मतलब एशिया एंड यूरोप का रीजन जो है ना, तो उसको मिला के यूरेशियन रीजन बोलते हैं हम। और 40% से ऊपर की वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप। और कलेक्टिव जीडीपी इस ग्रुप की देखोगे आप तो 20% से ऊपर है। 10 मेंबर स्टेट का जो आप देखिए, ये है 10 मेंबर स्टेट। इस कलर में जो हो गए, ये 10 मेंबर स्टेट हो गए सभी के सभी। इंडिया, चाइना, फिर यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गई, पाकिस्तान, बेलारूस, ईस्ट साइड में यूरोप के, रशिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान एंड मंगोलिया, और डायलॉग पार्टनर्स ये सब हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एससीओ का? एससीओ एम करता है जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोऑपरेशन बढ़े, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एनर्जी, टू कॉम्बैट टेररिज्म, जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस रीजन के अंदर, रीजनल पीस है, सिक्योरिटी है, उस एरिना में सभी डायमेंशन में कंट्रीज कोऑपरेट करे और इन चीजों को बढ़ावा दे। अब आप देखिए एससीओ के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, उनके बारे में मैं मेनली इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करूंगा। पहला है सेक्रेटेरिएट, जो इसका बीजिंग के अंदर है, लोकेटेड चाइना के अंदर बीजिंग में, जो डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में काम करता है। दूसरा है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जिनकी मीटिंग एनुअल समिट होते हैं उनके अंदर होती है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, या उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रैट्स। ये एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, जो कि ताशकंद के अंदर लोकेटेड है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश की राजधानी है। ये काम क्या करता है? ये जो रीजन मेंबर कंट्रीज का जो वहां पे अगर कोई सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म है, उसके अंदर वो कोऑपरेशन करते हैं मेंबर कंट्रीज की, उसको कंटेन कर पाए इन एक्टिविटीज को। अब देखिए एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सभी कंट्रीज के लिए, जो मेंबर पार्टिसिपेटिव कंट्रीज हैं उनके लिए। अब देखिए रीजनल सिक्योरिटी जो है, क्योंकि आपने देखा पिछली साइड में रैट स्ट्रक्चर जो है, रैट्स जो ऑर्गन है, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आपने देखा, 20% से ज्यादा की जीडीपी जो है, कलेक्टिव जीडीपी, वो रिप्रेजेंट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ना, ये अदर फोरम्स में लेवरेज देती है इसकी वॉइस को, इंस्टीट्यूशन की वॉइस को। जैसे कि एससीओ है, अगर वो ग्लोबल साउथ से रिलेटेड कोई भी
अपना इनिशिएटिव या कुछ लेता है, या कोई वहां पे यूएन के अंदर वो अपना अगर वो प्रस्ताव पारित करता है कलेक्टिवली मिलके, अगर ये कुछ करते हैं तो उसकी एक लेवरेज रहती है उस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर सिक्योरिटी कोऑपरेशन आपने देखा, और कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस। अगर आप इस रीजन के अंदर देखोगे ना, तो ये जो कंट्रीज है ना, ये ग्लोबल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपस में कोऑपरेशन, एक सामंजस्य इन चीजों को लेके बनाई रखती है तो। अब आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, सेंट्रल एशियन आउटरीच। अब आप इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझिए कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इंडिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम ओर का, जो इंडिया की न्यूक्लियर जो प्रोग्राम उसको फुलफिल करने में कितना अहम किरदार निभा सकता है। तुर्कमेनिस्तान के अंदर वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व्स हैं। तो आप इसी तरह से देखिए कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एनर्जी नीड्स हैं, उनके लिए इंडिया का बहुत ही नेसेसिटी हो जाता है इंडिया के लिए इन कंट्रीज के साथ मल्टी लेवल और मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उनके साथ, उनके लेवल पे एंगेजमेंट हो इन कंट्रीज के साथ में। और साथ ही में जो काउंटर टेररिज्म का जो इंडिया का जो मेन ग्लोबल एजेंडा है कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, सो उसको इंडिया बार बार इस प्लेटफॉर्म पे अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करता रहता है, ताकि वो एक पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे सके कि उसे अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आगे बढ़ाने हैं तो उसको टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज है उसको अपने रीजन के अंदर कंटेन करना ही होगा। साथ ही साथ एचसीयू रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि ग्लोबल वॉइस जो है ग्लोबल साउथ की, उसके अंदर ये बहुत ही अपना अहम रोल किरदार निभा सकता है। अब आप थोड़े चैलेंजेस देखिए इंडिया के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिया को सॉवरेनिटी कंसर्न्स जो हैं, अब आप देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना चाइना का, वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, CPEC, वो कश्मीर रीजन है ना जो, वहां से होके गुजरता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है ये। तो इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे इसके अगेंस्ट बोलता रहा है। स्टिल कुछ मेजर आउटकम नहीं आया है इससे, बट इंडिया को जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है ना इस रीजन पे, जो एक सॉवरेन कंसर्न है, वो इंडिया का हमेशा से बना रहा है। साथ ही साथ अब देखिए जो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिस पे इंडिया बिलीव करता है कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अलाइन नहीं होता। वैसे ही जो ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है एससीओ, वहां पे भी इंडिया कहीं ना कहीं बैलेंस करने में इंडिया को दिक्कत तो आती ही है कि अगर कुछ यूएसए के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चाइना कुछ स्टेटमेंट देता है या कोई डिक्लेरेशन आती है, तो उसको कैसे वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत मैनेज करे। हालांकि इंडिया अभी तक आप देखोगे हिस्ट्री में तो हमेशा से इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की है। वहीं अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना इंडिया ने जो अभी तक किया है इस रीजन के साथ, वो इतना हुआ नहीं है कंपेरेटिवली। अगर आप चाइना का देखोगे सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो इंडिया से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। सो इंडिया को उस एरिना में अभी बहुत काम करना है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन आपको पता ही है हॉस्टाइल है। सो इन ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया को अपना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस करती है और उसके ऊपर काम करती है।